सो देर आर टू टाइप्स ऑफ गेन, वन इज रियलाइज गेन और दूसरा जो है वो अनरियलाइज गेन है। देखो, जब आप कोई चीज़ सेल करते हो, बेच देते हो, उस बेचने के ऊपर आपने जो प्रॉफिट कर लिया है वो रियलाइज गेन कंसिडर होता है। बेशक आपको पैसे रिसीव हुए या नहीं हुए, लेकिन जब आप सेल कर दिया कुछ, इसका मतलब आपकी इनकम, आपका गेन कंफर्म हो गया। रियलाइजेशन का ताल्लुक कैश रिसीविंग के साथ नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ क्रेडिट पे भी बेच कर उसमें गेन कर लिया तो वो भी रियलाइज गेन कंसिडर होगा। तो जब भी आप कुछ सेल करते हो, सेल में जो प्रॉफिट करते हो, ट्रेड करते वक्त जो प्रॉफिट करते हो, सर्विसेज देते वक्त दे चुके हो जो प्रॉफिट करते हो, जितने भी आपके प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स रियलाइज गेन्स होते हैं। और प्रॉफिट्स को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मजमूई प्रॉफिट का अकाउंट है, उसको हम लोग कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सो रिटेन्ड अर्निंग के अंदर आपके तमाम एक्यूमुलेटेड पिछले सालों के प्रॉफिट, सारे के सारे प्रॉफिट हमने इस अकाउंट में रखे होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट। और प्रॉफिट एक रियलाइज गेन है, तो रिटेन्ड अर्निंग जो है ये इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियलाइज गेन। रिटेन्ड अर्निंग रियलाइज गेन है। और दूसरा जो सेकंड गेन है वो रीवैल्यूएशन गेन है। मार्केट में आपके एसेट की वैल्यू ऊपर गई है, आपको गेन नज़र आ रहा है, एक्चुअली वो गेन हुआ नहीं है। कहीं आपकी प्रॉपर्टीज इस तरह की हैं, कहीं आपके एसेट्स इस तरह की हैं, जो आपने लाखों में खरीदे थे, आज उनकी वैल्यू शायद करोड़ों में है। तो आपके गेन नज़र आ रहा है, वो गेन एक्चुअली हुआ नहीं है, वो भी कंफर्म नहीं है। दैट्स वाई उसको हम लोग अनरियलाइज गेन कहते हैं। सो रीवैल्यूएशन गेन, जो एसेट मेरा 60,000 का था, मार्केट में आज उसकी वैल्यू 180 है, 120 का गेन मुझे हवा में नज़र आ रहा है, अभी हुआ नहीं है। रीवैल्यूएशन गेन इज एन अनरियलाइज गेन, वाइल द रिटेन अर्निंग इज रियलाइज गेन। ये दो बातें याद रखनी है, रिवैल्यूएशन गेन अनरियलाइज गेन है और रिटेन अर्निंग का मतलब रियलाइज गेन। लेकिन ये जो अनरियलाइज गेन है ये भी रियलाइज हो सकता है, अनरियलाइज गेन भी रियलाइज हो सकता है। अनरियलाइज गेन को रियलाइज में शिफ्ट कर सकते हैं, उसके लिए दो ऑप्शंस है। या तो एसिड को बेचते हैं, एसिड को बेचेंगे तो जितना आपको गेन नज़र आ रहा था वो एक्चुअली हो जाएगा। 1,80,000 की मार्केट में वैल्यू थी, आपने बेच दिया, तो जो गेन आपके पास रिवैल्यूएशन वाला था वो अब अनरियलाइज से निकल कर रियलाइज हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि एसिड बेच दिया। तो अनरियलाइज गेन कैन बी रियलाइज इन टू वेज, आइदर टू डिस्पोज ऑफ द एसिड, या अगर आप बेच दिया है तो आप अनरियलाइज गेन को रियलाइज करेंगे। अनरियलाइज गेन को रियलाइज करने का मतलब अनरियलाइज गेन से उस अमाउंट को निकालेंगे और रियलाइज गेन में डालेंगे, तो अनरियलाइज गेन का अकाउंट कम हो जाएगा और रियलाइज गेन का अकाउंट बढ़ जाएगा। दोनों गेन से जो गेन कम हो रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो गेन बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। अनरियलाइज को रियलाइज कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन गेन कम होगा उसको डेबिट करेंगे। रिटेन्ड अर्निंग रियलाइज गेन है, ये बढ़ रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। ये डबल एंट्री होगी रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज गेन की। जब भी अनरियलाइज गेन को रियलाइज करेंगे तो ये डबल एंट्री पोस्ट करेंगे। एक गेन कम हो रहा है, दूसरा गेन बढ़ रहा है, जो गेन कम हो रहा है उसको डेबिट करो, जो गेन बढ़ रहा है उसको क्रेडिट करो। कौन सा कम हो रहा है सर? अनरियलाइज विच वन? रिवैल्यूएशन गेन कम हो रहा है उसको डेबिट करो। रियलाइज गेन बढ़ रहा है, रिटेन अर्निंग, उसको क्रेडिट करो सर। अच्छा, ये तो एक तरीका है। दूसरी क्या ऑप्शन है? अनरियलाइज को कैसे रियलाइज कर सकते हैं? बेचे बगैर भी कुछ अमाउंट अनरियलाइज से रियलाइज में ट्रांसफर कर सकते हैं। मैंने एसिड बेचा नहीं है, यूज कर रहे हैं, और यूज करते हुए भी कुछ गेन अनरियलाइज से रियलाइज की तरफ ट्रांसफर हो सकते हैं। वो कितना होगा सर? उसके लिए एक लिमिट है, उसके लिए एक कैप है। अगर आप एनुअल रियलाइजेशन करना चाहते हो, हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट रियलाइज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो सर। उसके लिए लिमिट या कैप कितनी रखी हुई है? जितनी एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की है रिवैल्यूएशन की वजह से, जितनी एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज की है, उतने से आप अपना गेन रियलाइज कर सकते हैं, अनरियलाइज से निकाल कर रियलाइज में डाल सकते हैं। सर ये क्या स्टोरी है, हम समझते हैं इसको। देखो, रिवैल्यूएशन से पहले आपकी डेप्रिसिएशन पर ईयर थी 10,000। Prior to revaluation, the depreciation expense for the business relating to that asset was 10,000. But after revaluation, the depreciation is now 30,000, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो अब जाहिर सी बात है, बड़ी गाड़ी ज़्यादा खर्चा, एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज आ गया, तो इसका मतलब अब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी ज़्यादा होने होगा सर। पहले सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10,000 था, अब डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कितना है सर? अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 30,000 है। कितना एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन है सर? एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन 20,000 है। इस एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? इस एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है सर? इस एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन का सिंपल मतलब ये है, पहले जहाँ पे मैं 10,000 का एक्सपेंस लिख रहा था, वहाँ पर अब मैंने 30,000 का एक्सपेंस लिखा है। देखो, 20,000 से मैंने अपने एक्सपेंसेस बढ़ा दिए। रीवैल्यूएशन की वजह से मेरा एक्सपेंस 20,000 से बढ़ गया है।
और ये जो 20,000 से आपका एक्सपेंस बढ़ गया, इसकी वजह से 20,000 से आपका प्रॉफिट कम हो गया। और जब प्रॉफिट 20,000 से कम हो गया तो इसका मतलब अब जो प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में जाएगा वो भी 20,000 से कम जाएगा सर। तो आपकी रिटेन अर्निंग 20,000 रुपये से कम हो चुकी है। अकाउंटेंट्स क्या गेम खेलते हैं आप, वो अनरियलाइज गेन को रियलाइज करते हैं इतनी अमाउंट से। इतनी अमाउंट वो फिर रिवैल्यूएशन गेन के अकाउंट से निकालते हैं और रिटेन अर्निंग के अकाउंट में डालते हैं। रिवैल्यूएशन गेन को वो इतने से डेबिट करते हैं और रिटेन अर्निंग को वो इतने से क्रेडिट करते हैं। रिटेन अर्निंग को जब क्रेडिट करते हैं तो रिटेन अर्निंग बढ़ जाती है। तो जो एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन की वजह से उनका प्रॉफिट कम हो चुका था, जिसका इफेक्ट उनकी रिटेन अर्निंग पे आया था, रिटेन अर्निंग भी कम हो चुकी थी, उसको वो फिर इस तरह से इंक्रीज कर रही थी। अगर एसिड को बेचा नहीं है फिर भी आप अनरियलाइज गेन को रियलाइज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ने परमिशन दी हुई है, आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। बेचे बगैर भी अनरियलाइज गेन को रियलाइज कैसे करते हैं, कितना करते हैं सर? जितना एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन। एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है सर? डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू डेप्रिसिएशन। हर साल कितना एक्सिस ऑफ डेप्रिसिएशन पड़ रहा है सर यहाँ पर? हर साल 20,000 का। और रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? रिमेनिंग लाइफ 6 साल है। अगर हर साल आप 20-20 हज़ार ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग में, हर साल आप 20-20 हज़ार रियलाइज करेंगे, तो 6 सालों में आप कितना रिवैल्यूएशन से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रहे हैं? 1,20,000। और रिवैल्यूएशन पे बैलेंस भी कितना पड़ा हुआ था सर? 1,20,000। तो ये 1,20,000 को हम लोग ओवर द टाइम हर साल थोड़ा थोड़ा करके भी रियलाइज कर रहे हैं। 6 सालों के बाद ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट खत्म हो जाएगा और ये सारी की सारी अनरियलाइज गेन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर हो जाएंगी। तो ये अनरियलाइज गेन को ट्रांसफर करने के, अनरियलाइज गेन को रियलाइज करने के दो तरीके। कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आती हो, चैट बॉक्स में बता दो दोस्तों, वॉइस में भी बता सकते हो, मैसेज भी कर दो। पढ़ते हैं रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस का मतलब अब आपके एसेट्स की वैल्यू नीचे डाउनवर्ड चली गई है सर। कैरिंग वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम हो गई है। फिर क्या करेंगे? वो ये बात याद रखो, जब भी क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन लॉस आए तो आपने पहला काम ये देखना है, क्या ये लॉस पहली दफ़ा ही इस एसेट पे लॉस आया है? जब भी रिवैल्यूएशन लॉस आए तो ये देखना है कि क्या इस एसेट पे पहली दफ़ा ही रिवैल्यूएशन करते हुए लॉस आया है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले पिछले सालों में इस एसेट ने रिवैल्यूएशन अपवर्ड की थी, इस पे गेन आ गया था, फिर कुछ सालों के बाद जाकर इसमें लॉस आया है। सर ये सिचुएशन हो सकती है। तो या तो एसिड का पहले से कोई गेन नहीं पड़ा हुआ, डायरेक्टली उस पे लॉस आ गया। और या सिचुएशन टू ये है कि एसिड पहले रिवैल्यूएशन अपवर्ड की तरफ गया था, लेकिन कुछ अरसे के बाद फिर उसकी रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हो गई। तो याद रखो, जब भी किसी एसिड को रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड करना हो तो हम देखते हैं अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में इस एसिड से रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन गेन है या नहीं है। अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में अगर उस एसिड से रिलेटेड कोई रिवैल्यूएशन गेन हो तो सबसे पहले वो लॉस की अमाउंट उस गेन के साथ ऑफसेट होगी। और फिर अगर स्टिल लॉस की अमाउंट ज़्यादा हो तो फिर उसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस में लॉस रिकॉर्ड करेंगे। क्या मतलब है इस बात का सर? अब हम क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ आएगी उससे। एक क्वेश्चन हम करते हैं, आपको फिर डायरेक्टली समझ आ जाएगी क्या स्टोरी है। लॉस को अदर कंप्रेहेंसिव इनकम से गुजार कर रिकॉर्ड करना। रिवैल्यूएशन लॉस अदर कंप्रेहेंसिव इनकम से गुजरते हुए जाएगा और फिर रिकॉर्ड करेंगे उसको। जैसे ये क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन है यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस का। जी जी जी, रिपीट करता हूँ, अभी आपको समझ आएगी रिवैल्यूएशन लॉस क्या स्टोरी है। तो देखो यार, ये क्वेश्चन, ये मैं आपको बुक शेयर कर रहा हूँ, इस पे देखो। अंडरस्टैंडिंग टू ज़रा देखते हैं सर। अंडरस्टैंडिंग टू की रिक्वायरमेंट नंबर 1 है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, और रिक्वायरमेंट में सबसे पहले हमें अपना ईयर एंड देखना होता है। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट्स फॉर द एक्स कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2009। सो द ईयर एंड इज 31st March 2009। और ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा सर मार्च के बाद 1 अप्रैल 2008 में।
On 1st April 2008, the fair value of the properties were 100,000. इस दिन fair value of property 100,000 थी और remaining life 20 years. So 100,000 divided by 20, you will get the depreciation, which is 5,000. इस पूरे साल की डेप्रिसिएशन 5,000 बनती है और इस साल के आखिर में आपके पास उस एसेट की कैरिंग वैल्यू 95,000 बनती है. X company's policy is to revalue its property at each year end at 31 मार्च 2009. यानी कि यहाँ पर ईयर के एंड पे द प्रॉपर्टी वाज वैल्यूड एट 86,000, कैरिंग वैल्यू 95,000 है, लेकिन आज उस एसेट की मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 86,000. रिवैल्यूएशन का गेन है या रिवैल्यूएशन लॉस है? रिवैल्यूएशन गेन है या रिवैल्यूएशन लॉस है? जल्दी से बताओ कितना रिवैल्यूएशन गेन या कितना रिवैल्यूएशन लॉस है सर? मेरी बुक्स में वो एसेट रिकॉर्ड है 95 का, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू है सर 86,000. सो देयर इज अ रिवैल्यूएशन लॉस. कितना रिवैल्यूएशन लॉस है सर? यहाँ पर 11,000 का रिवैल्यूएशन लॉस है ऑलमोस्ट. कैसे डील करेंगे इस रिवैल्यूएशन लॉस को? तो अब मैं देखूंगा क्या इस एसेट से रिलेटेड पहले कोई गेन एग्जिस्ट कर रहा है या डायरेक्टली इस पे लॉस आ गए. तो जब मैंने देखा, उन्होंने क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है कि द बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन 1 अप्रैल वाज 20,000 विच रिलेट्स टू इंटायरली टू दैट प्रॉपर्टी. इस एसेट से रिलेटेड मेरा 20,000 का ऑलरेडी रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है. मीन पिछले ज़माने में ये कहीं पे रिवैल्यू हुआ है, इससे रिलेटेड बैलेंस एग्जिस्ट कर रहा है. तो वही क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये लॉस कहाँ पे सर? लॉस 14 के नहीं है, 14 के होगा शायद, पता नहीं. 95 और 86 का डिफरेंस कितना है? नहीं पता कि कितना डिफरेंस है भाई. 95 और 86 का डिफरेंस देखेंगे तो आपके पास ये लॉस कैलकुलेट हो जाएगा. 9,000 इज द रिवैल्यूएशन लॉस. 9,000. ये जो 11,000 मैंने लिखा है ना, 11,000 नहीं है, 9,000 है. कैरिंग वैल्यू 95,000 है. 1 लाख रुपए एसिड की कॉस्ट या फेयर वैल्यू है. 20 साल उसके, 20 साल डेप्रिसिए लाइफ है. 1 साल की डेप्रिसिएशन 5,000 बनती है और कैरिंग वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 95,000. Carrying value at the end of first year is 95,000 while the market value is 86,000. So there is a revaluation loss of 9,000. यहाँ पर 9,000 का रिवैल्यूएशन लॉस है. इस लॉस को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सर? इस लॉस को कहाँ पे, इसको अदर कंप्रेहेंसिव इनकम से गुजारते हुए लेकर जाएंगे. तो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में ऑलरेडी इस एसेट से रिलेटेड गेन पड़ा हुआ है 20,000 का. तो ये लॉस सारा का सारा 9,000 अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में ऑफसेट हो जाएगा और अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में इसके बाद स्टिल कितना गेन बचेगा सर? 11,000. तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या कोई गेन लॉस रिकॉर्ड किया? आंसर है नो, कोई लॉस रिकॉर्ड नहीं किया. भाई ये तो पता है ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डिफरेंट है, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम डिफरेंट है. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस सेल से शुरू होकर कॉस्ट ऑफ सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस, देन टैक्स एक्सपेंस. तो आपके पास नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस खत्म हो जाती है. उसके नीचे एक अलहदा सेक्शन है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम. वो प्रॉफिट और लॉस का हिस्सा नहीं है, प्रॉफिट और लॉस ऊपर वाला पोर्शन. तो इस टाइम ये सारा का सारा लॉस मैंने 9,000 का जो है कहाँ पे रिकॉर्ड किया सर? अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में ऑफसेट कर दिया. इस 9,000 को मैं अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में ऑफसेट करूंगा और इस साल प्रॉफिट और लॉस में कोई भी लॉस रिकॉर्ड नहीं होगा. नाउ सिचुएशन नंबर 2. स्टेट हाउ द अकाउंटिंग वुड बी डिफरेंट इफ द ओपनिंग रिवैल्यूएशन सरप्लस डिडंट एग्जिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, वो कह रहा है कि कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अब जो 9,000 का लॉस आया तो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? 9,000 का लॉस है, ये 9,000 का लास्ट सिचुएशन नंबर 2 में कहाँ पे रिकॉर्ड होना चाहिए सर? ये सारा का सारा 9,000 का लास्ट जाएगा P&L में, क्योंकि अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में कुछ है ही नहीं. ये सारा का सारा लॉस जाएगा सर P&L में और प्रॉफिट कम हो जाएगा सर. अच्छा, फॉर एग्जांपल 9,000 का लॉस आया लेकिन गेन सिर्फ और सिर्फ 5,000 का पड़ा हुआ है, तो भाई 5,000 का गेन खत्म होगा अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में और रिमेनिंग 4,000 का लॉस फिर रिकॉर्ड करूंगा प्रॉफिट और लॉस में. कंसेप्चुअल बात ये है यार, जब भी रिवैल्यूएशन लॉस आएगा उस रिवैल्यूएशन लॉस को अदर कंप्रेहेंसिव इनकम से गुजार कर लेकर जाना है. जितना भी गेन वहां पर उस एसिड से, उसी एसिड का गेन होना चाहिए. एक एसिड के लॉस को दूसरे एसिड के गेन के साथ नेट ऑफ नहीं कर सकते. उसी एसिड से रिलेटेड अगर रिवैल्यूएशन गेन पहले का पड़ा हुआ है उसके साथ ऑफसेट करूंगा. रिमेनिंग जो लॉस अगर बचता होगा तो उसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करूंगा, अदरवाइज नहीं. ओके. ओके भाई, चलो जी, गुड. आगे चलते हैं फिर हम.
आगे हम जा रहे हैं अगली अंडरस्टैंडिंग पे, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 3 पे जा रहे हैं। शो द इफेक्ट्स ऑफ द above on the statement of financial statement for the year. An entity revalued its land and building at the start of the year 60 million. एक बिल्ड ऐसे कंपनी ने अपने लैंड और बिल्डिंग जब मिलती हैं उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी को 60 मिलियन पे रीवैल्यू किया हुआ है। इस कंपनी की प्रॉपर्टी उन्होंने लैंड और बिल्डिंग को 60 मिलियन पे रीवैल्यू किया हुआ है, और इसमें सर 15 मिलियन जो है वो लैंड से रिलेट कर रही है, इसका मतलब रिमेनिंग 45 मिलियन जो है वो बिल्डिंग से रिलेट कर रही है, इंटायर प्रॉपर्टी 60 मिलियन की। द प्रॉपर्टी ओरिजिनली कॉस्ट 30 मिलियन। असल में ये प्रॉपर्टीज थी सर, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 30 मिलियन की, जिसमें लैंड की वैल्यू थी 6,000 और बिल्डिंग की वैल्यू थी 24,000। 10 ईयर्स प्रायर टू द रिवैल्यूएशन, से 10 साल पहले। और टोटल लाइफ इसकी 40 साल थी। तो लैंड तो डेप्रिशिएट होती नहीं है, इसकी तो डेप्रिसिएशन जीरो जीरो होगी। लैंड की तो कैरिंग वैल्यू आज भी 6,000 ही है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की लाइफ 40 ईयर्स है और उसको हम 40 पे डेप्रिशिएट करेंगे, तो 24,000 डिवाइडेड बाई 40 यू विल गेट द डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर विच इज 600, एंड 10 ईयर्स डेप्रिसिएशन इज 6,000। So 10 सालों की accumulated depreciation is 6,000 and carrying value of the building is 18,000. So 6,000 plus 18,000, the entire property's carrying value is 24,000 on this date. और वो 24,000 की प्रॉपर्टी आज कितने पे रीवैल्यू हो गई है सर? वो आज 60 पे। तो कितना रीवैल्यूएशन गेन यहाँ पर आया हुआ है? 36,000। अगर आप इंडिविजुअली एक एक एसेट को देखो तो ये 6,000 रुपये की लैंड 15,000 पे गई है, तो 9,000 की रिवैल्यूएशन लैंड में, एंड 18,000 और 45,000, तो आई थिंक ये 37,000 और 27,000 की रिवैल्यूएशन बिल्डिंग में आई हुई है। लेक्चर रिकॉर्ड की। अच्छा, समझ आ रही है वैसे? सर हिला रहे हो दोनों। तो लैंड सर 6,000 रुपये की लैंड थी, लैंड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं, लैंड की कैरिंग वैल्यू स्टिल 6,000 है। लेकिन आज लैंड की वैल्यू 15,000 पे चली गई है, तो 6,000 से लैंड उठकर 15,000 पे गई है, तो लैंड में कितना रिवैल्यूएशन गेन है सर? 9,000। ये बिल्डिंग 18,000 की थी, लेकिन आज ये कितने पे जा चुकी है सर? 45,000। बिल्डिंग में कितना रिवैल्यूएशन गेन आया हुआ है सर? बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन गेन 18 और 45 का डिफरेंस देखो, आपके पास आंसर आएगा बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन गेन कितनी है सर। तो 18 और 45 का डिफरेंस, इस कैलकुलेटर रजिस्टर दोनों लेकर क्लास के लिए बैठना होगा आप लोगों को। तो इसका डिफरेंस सर, इन दोनों का डिफरेंस इज आई थिंक 27,000। 18 और 45 का डिफरेंस इज 27,000। तो सर ये ए रिवैल्यूएशन लैंड में आई हुई है, ये रिवैल्यूएशन गेन इसमें आई हुई है, तो इसकी वैल्यू 9,000 की रिवैल्यूएशन के बाद ये बिल्डिंग की वैल्यू 15,000 पे गई है, और इस चीज़ की रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू जो है वो 45,000 पे गई है। तो दैट्स वाई इंटायर बिल्डिंग की रिवैल्यूएशन के बाद की वैल्यू 60,000 है। आज के बाद जो है मैं एसेट को रिकॉर्ड कितने पे करूंगा? 60,000 पे। डेप्रिसिएशन भी किन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग चार्ज होंगी? रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड इज 15,000। लैंड पे तो अगले साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी, लेकिन बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करूंगा। 45,000 बिल्डिंग की वैल्यू है, और उसको डेप्रिशिएट करने के लिए रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? रिमेनिंग लाइफ ऑफ द बिल्डिंग इज, टोटल लाइफ 4 साल थी, 40 साल थी, 10 साल डेप्रिशिएट होगी, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है सर? 30 ईयर्स। अब एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आएगी सर? अब एक साल की डेप्रिसिएशन 1,500 आएगी। पहले एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी सर? पहले एक साल की डेप्रिसिएशन 600 थी, क्योंकि पहले की वैल्यू 24,000 थी और 40 साल लाइफ थी, तो पहले एक साल की डेप्रिसिएशन 600 आ रही थी, अब एक साल की डेप्रिसिएशन 1,500 आ रही है। तो ओल्ड और न्यू डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना है सर? 900। इस 900 को क्या कहते हैं सर? इसको एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन कहते हैं। और द एंटिटी पॉलिसी टू मेक एन एनुअल ट्रांसफर ऑफ रियलाइज अमाउंट्स टू, और वो एनुअली
एनुअल ट्रांसफर ऑफ रियलाइज अमाउंट्स का मतलब वो एनुअली अनरियलाइज गेन को रियलाइज कर रहे हैं, तो वो कितना कर सकते हैं, जितना एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन हो। कितनी एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन है, 900। इतने से वो अपने अनरियलाइज को रियलाइज कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो डेबिट करेंगे अपने रिवैल्यूएशन गेन को। पहले साल के आखिर में रिवैल्यूएशन गेन को डेबिट करेंगे और वो क्रेडिट करेंगे सर रिटेन्ड अर्निंग को। कितने से, जितना एक्सेस ऑफ डेप्रिसिएशन है विच इज़ 900। तो रिवैल्यूएशन गेन का जो बैलेंस है वो 900 से कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग का बैलेंस 900 से ज़्यादा हो जाएगा। ओके सर, एक एक दफ़ा क्वेश्चंस खुद करोगे तो आपको फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। चलो जी, गुड है। ट्राई करते हैं क्वेश्चन क्या होता है। ईयर एंड इज 31 दिसंबर 2006। तो सबसे पहले चीज़ हम लिखते हैं ईयर एंड विच इज़ 31 दिसंबर 2006, जो कि स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी 2006। डी कंपनी परचेज अ प्रॉपर्टी कॉस्टिंग 7,50,000 ऑन 1 जनवरी 2004। 2004 में आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है सर 7,50,000 की, और लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी इज 10 ईयर्स, सो डेप्रिसिएशन फॉर द 1 ईयर इज 75,000। कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं है। 31 दिसंबर 2004 यानी कि ठीक है, एक साल के बाद खरीदी जनवरी को है, 31 दिसंबर 2004 को हम उसको रीवैल्यू कर गए सर कितने पे, 8,10,000 पे। तो यार ये इनिशियल वैल्यू थी, एक साल डेप्रिशिएट किया 75,000, और कैरिंग वैल्यू उस दिन बनती है सर डेप्रिसिएशन के बाद 7,75,000। 675, 6,75,000। इतने से वो एसिड आज रीवैल्यू हो गया एक साल के आखिर में 8,10,000 पे, तो रिवैल्यूएशन गेन। पहले इस एसिड में रिवैल्यूएशन गेन आया वैसे 675, और 810 का डिफरेंस 1,35,000 रिवैल्यूएशन गेन है। 1,35,000 का रिवैल्यूएशन गेन है। गुड। रिवैल्यूएशन गेन ऑफ 1,35,000। देयर वाज नो चेंजेस इन द लाइफ, डी कंपनी डजंट ट्रांसफर एनुअल रियलाइज। ओके हो गया, ट्रांसफर नहीं कर रहा। और 31 दिसंबर 2006 वॉज सोल्ड फॉर 900,000, और इसने 2006 के आखिर में यहाँ पर वो प्रॉपर्टी 900 की बेच दी। चलो सही है, लेकिन उसने यहाँ पर ये एसिड रीवैल्यू किया था, कब की बात है, 31 दिसंबर 2001। ये एसिड रीवैल्यू हो चुका था 8,10,000। यानी कि 31 दिसंबर 2002 में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो 8,10,000 पे होगी। 31 दिसंबर 2002 की डेप्रिसिएशन 8,10,000 पे, लेकिन रिमेनिंग लाइफ तो टोटल लाइफ 10 साल थी, 9 साल बच गए थे, 9 सालों की डेप्रिसिएशन। 8 10 डिवाइडेड बाई 9, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर विच इज 9,000। 90,000। 90,000, 8,10,000 को 9 पे डिवाइड करोगे तो रीवैल्यूएशन के बाद उसकी एक साल की डेप्रिसिएशन 90,000 बन रही। रिवैल्यूएशन 2004 में नहीं हुई? हाँ, 2004 में हुई है। और दो अभी हजार चार 2001 की में क्या है उसमें से? तो 2005 की डेप्रिसिएशन ये मैंने चार्ज की, 2006 की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। 2 सालों की 90,90,000, 1,80,000 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद इस एसिड की कैरिंग वैल्यू कितनी बचती है, 8,10,000। उसके बाद 2 साल मैंने उसको 1,80,000 पे डेप्रिशिएट किया, तो बेचते वक्त 2006 में इस एसिड की वैल्यू कितनी बनती है सर, 6,30,000। 6,30,000 इज द कैरिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। 6,30,000 वाला एसिड ये कैरिंग वैल्यू है इस दिन। कितने का एसिड आपने बेच दिया है सर, कितने रुपए में, 9 लाख में। तो आपने कितना प्रॉफिट किया है सर यहाँ पर, यहाँ पर मैंने 2,70,000 का प्रॉफिट किया। इतने का मैंने प्रॉफिट किया, और जितना भी अनरियलाइज गेन पड़ा हुआ था वो अनरियलाइज गेन निकाल कर रिटेन अर्निंग में डाल लेंगे, क्योंकि एसिड डिस्पोज कर दिया, इससे पहले तो उसने कोई एनुअल ट्रांसफर नहीं किया। तो 1,35,000 का रिवैल्यूएशन गेन ये पड़ा हुआ था इस एसिड से रिलेटेड, उसको निकाल कर रिटेन अर्निंग में डाल दूंगा। वो गेन रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। और बेचने के ऊपर कितना प्रॉफिट किया है, बेचने के ऊपर हमने प्रॉफिट किया है सर 2,70,000 का, क्योंकि बेचते वक्त एसिड की वैल्यू कितनी थी, 6,30,000।
बेचा कितने का है वो एसिड सर? 9 लाख रुपए का। तो 630 और 9 लाख का डिफरेंस इज 2,70,000। 2,70,000 का हम वो एसिड बेच दिया है। और ये कहानी है सर आपके इस। देखते हैं इन्होंने आंसर में क्या किया हुआ। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कौन सी है? ओ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 4 है। अच्छा जी, उन्होंने यही काम किया हुआ है। 6,30,000 बेचते वक्त कैरिंग वैल्यू थी, बेचा 9 लाख का है तो प्रॉफिट हुआ है 2,70,000। ये 2,70,000 बेचने के ऊपर प्रॉफिट है। और बेचते वक्त जितना भी रियलाइज अनरियलाइज गेन बचा होता है एसेट का, वो हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल कर रिटेन अर्निंग में डालते हैं। रिवैल्यूएशन सरप्लस को कम करूंगा और रिटेन अर्निंग को बढ़ाऊंगा। सर वो 1,35,000 का रिवैल्यूएशन सरप्लस कहाँ जाएगा? वो रिवैल्यूएशन के अकाउंट से निकल कर रिटेन अर्निंग में जाएगा, प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाएगा, रिटेन अर्निंग में जाएगा। और ये 2,70,000 का प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिट और लॉस वाली स्टेटमेंट में लिखेंगे। ओके हो गया है तो गुड डे सर। ये आपका स्टैंडर्ड था नॉन करंट एसिड का, ये 16 वाला स्टैंडर्ड। और कुछ 3-4 स्टैंडर्ड करके फिर हम एक क्लास रखेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। साथ साथ अंडरस्टैंडिंग में करवाता जाऊंगा स्टैंडर्ड्स की। आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग्स दोबारा ट्राई करनी होंगी और फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग अनदर स्टैंडर्ड विच इज IS 40। बड़ा आसान स्टैंडर्ड है, छोटा सा है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देखो यार, प्रॉपर्टी का मतलब लैंड और बिल्डिंग है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब वो तमाम लैंड्स और बिल्डिंग्स जो आपने इस इंटेंशंस के साथ खरीदी है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब वो तमाम लैंड्स और बिल्डिंग जो आपने प्राइस एप्रिसिएशन और रेंटल्स इनकम की नीयत से खरीदी है। मीन अगर वो प्रॉपर्टीज ऊपर जाएंगी, महंगी होंगी, तो यू विल सेल इट। और आपने कहा कि यार उधर से रेंटल इनकम आएगी प्रॉपर्टी से। तो बिजनेस में यूज़ की बजाय अगर आप प्राइस एप्रिसिएशन और रेंटल टू अदर रेंटल इनकम्स के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उसकी अकाउंटिंग हम लोग एज पर IS 40 करते हैं। अच्छा सर, आपका एक प्लाजा है जिसके 3 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर में ऑनर खुद रह रहा है, बिजनेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस बनाया हुआ है। तो जब प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज़ हो रही है तो इसका मतलब वो IS 16 में डील होगी। पहला फ्लोर अगर बिजनेस के यूज़ में है तो इसका मतलब IS 16 उस पर अप्लाई होगा। ऊपर वाला फ्लोर हमने सर रेंट पे दिया हुआ है। ऊपर वाला फ्लोर हमने इस तरह छोड़ा हुआ है कि अगर वो प्राइसेस महंगी होंगी तो हम बेचेंगे। तो रेंट वाला और जो महंगी हो अगर बेचने वाली नीयत है तो वो कौन से में होंगी सर? वो IS 40 में। तो पहले फ्लोर पे 16 अप्लाई होगा, ऊपर वाले फ्लोर्स पे 40-40 अप्लाई होंगे। तो समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब वो तमाम प्रॉपर्टीज जो हमने प्राइस एप्रिसिएशन या रेंटल टू अदर्स की नीयत से खरीदी। अगर महंगी होंगी तो बेचेंगे, या रेंटल इनकम वहाँ से आएगी, तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इनिशियल मेजरमेंट कैसे करते हैं? इनकी भी कॉस्ट पे करते हैं। कॉस्ट में क्या आता है? जैसे ऊपर बताया वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेज परचेज प्राइस प्लस ऑल नेसेसरी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जितनी भी नेसेसरी कॉस्ट होंगी वो उसकी परचेज प्राइस के साथ ऐड करूंगा। तो वही आपके पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में दो मॉडल्स हैं। या तो आप उसको कॉस्ट मॉडल पे ही चलाओ। जब आप सब्सिक्वेंटली भी कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हो तो मार्केट वैल्यूज को इग्नोर करोगे। डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे लाइफ पे, और हिस्टोरिकल परचेज प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, और उसी के अकाउंट अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। हम मार्केट में जो वैल्यू ऊपर नीचे गई है उसको कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे इफ़ यू आर यूजिंग दिस कॉस्ट मॉडल। द सेकंड मॉडल हियर इज फेयर वैल्यू मॉडल। IS 16 में कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल था, यहाँ पर कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल? तो सर डिफरेंस है, फेयर वैल्यू मॉडल में हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। रिवैल्यूएशन मॉडल में तो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, यहाँ पर हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते।
फेयर वैल्यू मॉडल में जो भी इंक्रीज डिक्रीज आता है फेयर वैल्यू में, उसको हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल में जो इंक्रीज डिक्रीज आ रहा था उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं सर? अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करते थे रीवैल्यूएशन गेन। फेयर वैल्यू का जो गेन लॉस होगा वो फेयर वैल्यू का गेन लॉस हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू का गेन लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। समझते हैं इस चीज़ को, ये क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए सर? लेट्स सी, एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पे। चलो, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। शो हाउ द प्रॉपर्टी वुड बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 31 दिसंबर 2006। कि प्रॉपर्टी ये जो है इसको हम लोग 31 दिसंबर 2001 में कैसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे? तो सर, सी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर 1 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2000। इस साल के बिल्कुल शुरू में हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है 1 मिलियन की। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल से खरीदी है, तो इसका मतलब वो एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए खरीदी है कि हम उसको महंगी होगी तो सेल करेंगे। द लैंड एलिमेंट इज बिलीव टू बी 400,000। और उस प्रॉपर्टी में जो लैंड है वो 400 रुपये की है या 4 मिलियन की है। रिमेनिंग 6 मिलियन जो है वो रिलेट करती हैं बिल्डिंग से। तो यार, कॉस्ट मॉडल पे अगर वो कह रहा है अकाउंटिंग करके दो ना, तो कॉस्ट मॉडल पे तो हम लोग वो चार्ज करते हैं। क्या चार्ज करते हैं सर कॉस्ट मॉडल पे? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। कॉस्ट मॉडल में तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, लेकिन मार्केट वैल्यूज को इग्नोर किया जाता है। पर कॉस्ट मॉडल पे मैं आपको अकाउंटिंग करके दे रहा हूँ। जो प्रॉपर्टी आप 1 जनवरी को खरीद चुके हैं, जिस प्रॉपर्टी में लैंड और बिल्डिंग दोनों हैं, जिसके अंदर लैंड की वैल्यू 400 है, वो तो स्टिल 400 रहेगी। इसमें बिल्डिंग की वैल्यू 600 थी, तो बिल्डिंग के ऊपर तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा सर। कितनी डेप्रिसिएशन है सर? यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी? उन्होंने बताई हुई है कि लाइफ 50 साल है, तो 600 को 50 के ऊपर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर। सो व्हाट विल बी द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर? 600 डिवाइडेड बाई 50, आई थिंक 12 आता है या कितना आता है, देखो सर। वही 600 रुपये, 600 रुपये बिल्डिंग की वैल्यू है, और उसको मैं डिप्रिशिएट करूंगा उसकी लाइफ पे, और उसकी लाइफ कितनी है सर? 50 साल। तो 600,000 डिवाइडेड बाई 50 ईयर, यू विल गेट द डेप्रिसिएशन रिलेटिंग टू द बिल्डिंग विच इज़ 12,000। तो 12,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, और इस चीज़ पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। तो कैरिंग वैल्यू एट द ईयर एंड कितनी आएगी सर? 400। इसकी कितनी आएगी? 588। दोनों को मिलाकर इंटायर प्रॉपर्टी की कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी सर? 988। और साल के आखिर में प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है सर? 1.1 मिलियन। लेकिन मैं कौन सा मॉडल अप्लाई कर रहा हूँ? कॉस्ट मॉडल, जिसमें मार्केट वैल्यूज को कम्प्लीटली इग्नोर करूंगा और स्टिल मेरा एसेट रिकॉर्ड होगा 988,000 पे। क्योंकि कॉस्ट मॉडल है ना, कॉस्ट मॉडल में तो हम लोग मार्केट वैल्यू को कंसिडर ही नहीं करते सर। हम बस उसकी सिंपल अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन चार्ज के करके करते हैं। तो एज पर कॉस्ट मॉडल आपकी ये प्रॉपर्टी एट द एंड ऑफ ईयर एंड कितने रुपए में रिकॉर्ड होनी चाहिए सर? 988,000 में। तो वही ओके? कोई मसला है तो बताओ। चलो जी, गुड है, कोई मसला नहीं है, क्लियर है सब। क्लियर है। चलो जी, गुड है। अगर केस नंबर 2 फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं सर? फेयर वैल्यू मॉडल। सर, अगर एक बिल्डिंग है, उसका ग्राउंड फ्लोर ऑफिस यूज़ है और ऊपर रेंट पर दिया हुआ है, अगर प्राइस अप्रिशिएट होगी तो पूरी बिल्डिंग की होगी ना? हाँ, लेकिन आपने जो पहला फ्लोर रखा हुआ है, इस नियत से रखा है कि आप नहीं बेचेंगे, उसको यूज़ करेंगे। और ऊपर वाला जो है आपने इसलिए रखा हुआ है कि ऊपर जाएगा तो बेचेंगे। पहले वाला आपने जो रखा है ना, तो क्लियर करता हूँ आगे, थोड़े टाइम में और भी क्लियर हो जाएगा। चलो, 988 एज पर कॉस्ट मॉडल। फॉर एग्जाम्पल, इफ फेयर वैल्यू मॉडल इज यूज, तो फिर क्या करेंगे इसमें? अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज होता है तो क्या करते दोस्त? जनवरी 2001 में जो प्रॉपर्टी आपके पास 1 मिलियन की थी, जिसमें 400 रुपये जो है वो लैंड से रिलेट बिल्डिंग से रिलेट कर लैंड से रिलेट कर रहे हैं, 600 रुपये बिल्डिंग से रिलेट कर रहे हैं। फेयर वैल्यू मॉडल, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा, नो डेप्रिसिएशन विल चार्ज एज पर फेयर वैल्यू मॉडल। एट द एंड ऑफ द पीरियड उसकी फेयर वैल्यू स्टिल मेरे पास कैरिंग वैल्यू कितनी होगी? 100,000। लेकिन आज मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू है सर? 1.1 मिलियन, 11 लाख। तो जो 1 लाख रुपए का गेन है, इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की प्राइस में 1 लाख रुपए से वैल्यू बढ़ा दूंगा और क्रेडिट करूंगा फेयर वैल्यू गेन। इसको 1 लाख रुपए को मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में एज गेन रिकॉर्ड करूंगा। लाख रुपए का एसेट था, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन चार्ज होती ही नहीं है। साल के आखिर में लेकर के फेयर वैल्यू देखी, फेयर वैल्यू सर अब लाख रुपए का एसेट 11 लाख पे चला गया, लाख रुपए का गेन है। डेबिट करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 1 लाख रुपए से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी। और क्रेडिट करो फेयर वैल्यू गेन को। इस गेन को कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। क्या नाम दूंगा सर इसको? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू गेन लिखो साथ और रिकॉर्ड कर लो। एसेट कितने का रिकॉर्ड होगा? 11 लाख। अगले साल अगर इस एसेट की वैल्यू 10 लाख पे आई तो फिर क्या होगा सर? वहां पर अगले साल फिर फेयर वैल्यू का लॉस रिकॉर्ड होगा। कहाँ पे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। तो रीवैल्यूएशन तो नहीं है ना इसका, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम के साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। ओके। चलो जी, गुड है। गुड है। अब यार होता ही है, एक स्टैंडर्ड से हम दूसरे स्टैंडर्ड में जब मारते हैं समटाइम, ट्रांसफर करते हैं एक एसेट को एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में। क्या मतलब है इस बात का? बात का मतलब ये है, पहले मेरी एक प्रॉपर्टी थी जिसको मैं यूज़ कर रहा था। पहले मेरी एक प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को मैं यूज़ कर रहा था सर। करो यूज़। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि उसको कुछ अरसा मैंने यूज़ किया। भाई पहले जिस प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर रहे थे, हम्म, एक से पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी, उसको हम यूज़ कर रहे थे, तो कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा भाई? यूज़ में कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? IS 16। कितने मॉडल्स होंगे? 16। दो। 5 मिनट। एक कौन सा मॉडल है? कॉस्ट मॉडल। और दूसरा कौन सा मॉडल है इसमें सर? रीवैल्यूएशन मॉडल। अब उसी प्रॉपर्टी को हमने कहा हम रेंट आउट करेंगे। तो आप 16 से निकल कर कौन से स्टैंडर्ड में मूव हो रहे हैं सर? IS 40 में। इसमें कितने मॉडल्स हैं? दो, एक कॉस्ट और दूसरा कौन सा है सर? फेयर वैल्यू। इसको कहते हैं एक स्टैंडर्ड से निकल कर दूसरे स्टैंडर्ड में जा रहा। हम कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके ओके, गुड बाय। हाँ।